सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हेवनली एम्पर का एपिसोड नंबर 11 को, इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर लीजिए। शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज के ये वाला एपिसोड। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, किन्यू अपनी सीट पे बैठा इमोर्टल मैजिक स्पीयर के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन तभी वैंग जुआन की नजर किन्यू के ऊपर पड़ती है, क्योंकि उस स्पेशल सीट के ऊपर बैठा हुआ होता है। ये देख करके वैंग जुआन किन्यू को हटाने की कोशिश करता है। तभी मिस वैन वहाँ पे वैंग जुआन को रोकने के लिए आ जाती हैं और उसे बताते हैं कि वो उनका स्पेशल गेस्ट है। तो अब आगे तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में वैंग जुआन किन्यू को अभी भी डांट रहा होता है। किन्यू भी उसकी ओर देखता है और अपना हाथ उठा करके उसके गाल पे एक जोरदार तमाचा मारता है, जिसकी की वजह से वैंग जुआन दूर जाकर के गिरता है और जैसे तैसे खड़े होकर के किन्यू से कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी किन्यू भी उससे कहता है कि तुम बेहद ही ज्यादा अनोइंग हो, इसलिए अब अगर तुमने अपने मुंह से एक और वर्ड निकाला तो मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। तो अब किन्यू की ये धमकी सुन करके वैंग जुआन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए किन्यू से कहता है, तुम कमीने लड़के, सालों से किसी ने मुझसे इस तरीके की बात करने की कोशिश नहीं की है, पर लेकिन अब जब तुम्हारी खुद से ही मारने की इच्छा है तो मैं आज तुम्हारी इस इच्छा को भी पूरी कर देता हूँ। इतना कह करके वैंग जुआन किन्यू को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पे मिस वैन आ जाती है और वैंग जुआन को रोकने के लिए कहती है, जिसे देख करके वैंग जुआन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी मिस वैन एकदम सीरियस लुक में वैंग जुआन से कहती है कि वैंग जुआन, कोई भी यहाँ पे मेरे इस ऑक्शन हाउस में किसी भी तरीके का ट्रबल खड़ा नहीं कर सकता है और यही मेरी इस जगह का रूल है। तो मिस वैन की ये बात सुन करके वैंग जुआन किन्यू की ओर इशारा करते हुए मिस वैन से कहता है कि मगर लेकिन इसने तो वो इतना कह ही पाता है कि तभी मिस वैन अपना किलिंग इंटेंट रिलीज करते हुए उससे चुप रहने के लिए कहती है। अभी ये देख करके वैंग जुआन भी थोड़ा घबरा जाता है और उनकी बात मानने के लिए रेडी हो जाता है और कहीं और जाकर के बाकी लोगों के साथ बैठ जाता है और साथ ही कहता है कि वैनर की वजह से इस गुस्से को मैंने अपने मन में रोक लिया है, पर लेकिन जैसे ही तुम इस टियान्यू ऑक्शन हाउस से बाहर निकलोगे तो वो डेट तुम्हारी मौत की डेट होगी। तो इधर किन्यू अभी भी आराम से उस स्पेशल सीट के ऊपर बैठा होता है कि तभी वहाँ ऑक्शन हाउस में एक बंदे की नजर किन्यू के ऊपर पड़ती है और फिर वो अपने पास से एक मैसेज टोकन निकालते हुए टोकन से एक दूसरे बंदे को बताते हुए उससे कहता है कि यंग मास्टर, मैंने अभी मेरे सामने किन्यू को टियान्यू ऑक्शन हाउस में देखा है। उसके अलावा उसने वैंग जुआन को भी ऑफेंड कर दिया है। तो इस बंदे के इतना कहते ही हम लोगों को उस बंदे को दिखाया जाता है। इस बंदे के पास वो लड़का मैसेज पहुंचा रहा होता है, तो ये बंदा हुआंग फैमिली का हुआंग फी ही होता है, जिसको कि आप लोगों ने पिछले कुछ एपिसोड्स में देख ही लिया होगा। अभी उसका टोकन भी चमकता है और उससे पता चलता है उसके पास उस लड़के ने मैसेज पहुंचाया है और लास्ट में उसे पता चलता है कि किन्यू ने वैंग जुआन को भी ऑफेंड कर दिया है। तो ये जानने के बाद वो लड़का भी हंसते हुए कहता है सच में ये लड़का किन्यू जहाँ भी जाता है ये मौत को अपना पीछा कराता रहता है। अब इतना कहने के बाद ये लड़का हुआंग फी भी अपने टोकन का यूज करते हुए वैंग जुआन को किन्यू को मारने के लिए कहता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि हुआंग फी का ये मैसेज वैंग जुआन के भी पास आ जाता है और वैंग जुआन भी देखता है कि ये मैसेज हुआंग फी का होता है और फिर मैसेज पढ़ लेने के बाद हुआंग फी को किन्यू के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। इसके बाद हुआंग फी एक इवल सी स्माइल पास करते हुए अपने मन में कहता है कि पहले तो मुझे इस लड़के के बारे में लगा था कि इसके पीछे एक काफी बड़ा बैकग्राउंड होगा और ये एक काफी बड़ा आदमी होगा, मगर लेकिन ब्रोकन डायनेस्टी का एक भागा हुआ भगोड़ा है। तो अब इधर वैंग जुआन के इतना सोच लेने के बाद हम लोगों को मिस वैन की ओर दिखाया जाता है, जो कि सीढ़ियां चढ़ते हुए सभी के सामने स्टेज पर आ जाती हैं और सबसे पहले सभी लोगों को यहाँ पे आने के लिए वेलकम करती हैं और फिर वो सभी लोगों से आगे कहती हैं कि आज के दिन मेरे ये टियान्यू ऑक्शन हाउस में सभी आइटम काफी ज्यादा महंगे और बेशकीमती हैं, जिन्हें कि मेरे इस ऑक्शन हाउस में आज से पहले कभी भी ऑक्शन नहीं किया गया है और हमारी आज की ये आइटम्स इतनी ज्यादा प्रीसियस हैं कि यहाँ तक कि ये हर बार से काफी ज्यादा महंगी होने वाली है। तो अब इधर मिस वैन की ये बात सुनकर के सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और मिस वैन से कहने लगते हैं कि वैनर, अब अपनी बातों को बेचना बंद करो और जल्दी से इस ऑक्शन को स्टार्ट करो। अब इधर सभी लोगों के इतना कहने पर मिस वैन भी वहाँ पे आज के सभी ऑक्शन आइटम्स को मंगवा लेती हैं। फिर वो अपनी एक सर्वेंट से एक बॉक्स को लेते हुए सभी लोगों को बताती हैं कि आज की हमारी फर्स्ट ऑक्शन में एक सेकंड ग्रेड की मेडिसिनल पिल है और वो मेडिसिनल पिल एक वाइटलिटी पिल है। इतना कह करके मिस वैन जल्दी से उस बॉक्स को खोलती हैं, जिसके के अंदर एक ब्लू कलर की पिल रखी होती है और उस पिल के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है। जिसके बाद मिस वैन सभी लोगों को वो पिल दिखाते हुए उनसे कहती हैं कि किसी भी मरे हुए फ्लैश और बोन से बने हुए इंसान को छोड़ करके फर्स्ट लेवल स्पिरिचुअल रियल्म से नीचे वाले इंसान को चाहे कितनी भी इंजरीज हो जाए, वो इस पिल को लेकर के जिंदा रहना कंटिन्यू कर सकता है। अब मैंने इस पिल के खासियतों के
बारे में आप लोगों को बता दिया है। अब हम लोग इसकी रिजर्व प्राइस 10,000 गोल्ड कॉइन से इस बिड को स्टार्ट करेंगे। तो अब इधर मिस वैन के इतना कहते ही भीड़ में खड़ा एक मॉन्क उस पिल के 15,000 गोल्ड कॉइन्स लगाता है। अभी दूसरा भी बोली बढ़ा करके 18,000 बिड कर देता है। दूसरी ओर हमारे किन्यू को तो इस पिल के ऊपर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है और वो अपने मन में कहता है कि ये चीज तो मेरे लिए बिल्कुल बेकार है, इसलिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कुछ देर के लिए सो जाता हूँ और लास्ट में आने वाली एक अच्छी चीज का इंतजार करता हूँ। इतना कहकर के किन्यू वहाँ पे आराम से खनाटे लेते हुए सोने लगता है, जबकि वैंग जुआन अभी भी गुस्से में उसकी ओर ही घूर रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है, बच्चे तो तुम सो रहे हो लेकिन तुम्हारी ये नींद आज तुम्हारी लास्ट नींद होने वाली है। तो इधर वैंग जुआन के इतना कहने के बाद यहाँ पे आधा घंटा बीत जाता है और काफी सारे आइटम्स ऑक्शन भी हो चुके होते हैं। इसके बाद एक स्वॉर्ड को एक आदमी भी खरीद लेता है, जिससे मिस वैन कहती है कि आपको कांग्रेचुलेशन, अब से ये ट्रेजर आपका हो चुका है। कहने के बाद मिस वैन अपनी सर्वेंट से एक और आइटम मंगवाती हैं और सभी लोगों को बताती हैं कि आज का हमारे ये लास्ट ट्रेजर होने वाला है। तो इधर मिस वैन के इतना कहते ही वो साउंड पूरे ऑक्शन हाउस में फैल जाता है, जिसे सुनकर के हमारे किन्यू की भी नींद टूट जाती है और वो उसी चीज का इंतजार कर रहा होता है। फिर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है कि तो फिर फाइनली वो आ ही गया। फिर वो मैसेज पहुंचाने वाला बंदा भी लास्ट आइटम के बारे में सुनकर के वो भी एक्साइटेड होते हुए कहता है, तो फिर ये आ ही गया, ये ब्रोकन इमोर्टल वेपन जिसको कि मेरे यंग मास्टर को जरूरत है। और उस लड़के के इतना कहने के बाद यहाँ पे स्टेज पे मिस वैन अपने 2 सर्वेंट से उस ब्रोकन इमोर्टल वेपन को मंगवाती हैं और सभी लोगों को उस वेपन को दिखाते हुए कहती हैं कि ये है हमारा सबसे खास ट्रेजर, एक इमोर्टल ब्रोकन स्पीयर। हालांकि फिलहाल तो ये वेपन टूटा हुआ है, मगर लेकिन अभी भी ये काफी ज्यादा कीमती है। आफ्टर ऑल ये एक इमोर्टल आर्टिफैक्ट है, इसलिए इसकी शुरुआती प्राइस 1 मिलियन गोल्ड कॉइन से स्टार्ट होगी। इसलिए अब आप लोग इसकी बिड को बढ़ाना चालू कीजिए। तो अब इधर मिस वैन के इतना कहते ही यहाँ पे वो मैसेज वाला बंदा सीधे ही उस वेपन के 1.5 मिलियन लगा देता है और सभी लोगों को ग्रीट करते हुए कहता है कि सभी लोग ये चीज रिफाइनिंग सेक्ट के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं होप करता हूँ कि आप लोग इसे मुझे लेने देंगे। तो इधर इस बंदे की ये बात सुनकर के मिस वैन भी काफी ज्यादा गुस्से होते हुए अपने मन में कहती हैं, लानत है, ये कमीने रिफाइनिंग सेक्ट वाले इस आइटम की प्राइस को बढ़ने से रोकने के लिए फिर से अपने नाम का यूज कर रहे हैं। तो इधर मिस वैन के इतना कहते ही हमारे किन्यू की ओर भी दिखाया जाता है, वो भी अपने मन में कहता है कि तो फिर ठीक है, अब मेरी टर्न आ गई है। इतना सोच करके किन्यू आगे कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे एक चोखा पहन करके वू यू आ जाती है और उस वेपन का प्राइस 2 मिलियन बिट कर देती है। गाइस, अब आप लोगों को वू यू का नाम याद ना हो तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये वही उन 2 असैसिन लड़कियों में से एक है जिनकी की पहले किन्यू के साथ फाइट हुई थी। तो इधर वू यू के 2 मिलियन बोलते ही किन्यू भी उसकी ओर घूर करके देखता है और उसे भी पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि वही असैसिन वू यू होती है। तो इधर उस मैसेज वाले बंदे की ओर भी दिखाया जाता है, क्योंकि वू यू को प्राइस को बढ़ाते हुए देख कर गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रिफाइनिंग सेक्ट के हाथों से इस चीज को ले जाने की कोशिश करने की, और अगर तुमने ये कर भी लिया मगर लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस दरवाजे से बाहर निकल पाओगी। तो इस बंदे के इतना कहते ही हमारे नंबर 12 को आगे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में वू यू उस लड़के की बात सुन करके अपने सिर के ऊपर से उस चौके को हटा करके जैसे ही उस लड़के की ओर घूर करके देखती है तो वो लड़का काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये तो डेड सेक्ट से है। इतना कहते ही वो फिर जल्दी से अपनी सीट पर नीचे बैठ जाता है और अपने मन में कहता है, चलो छोड़ो, अब इस आर्टिफैक्ट को भूल जाता हूँ मैं, कि अब इस चीज में हॉरिजॉन्टली तरीके से डेड सेक्ट ने अपना हाथ डाल ही दिया है। अब यंग मास्टर भी मुझे इसे ना लाने पर ब्लेम नहीं करेंगे। तो अब इधर दूसरी ओर उस लड़के के बैठ जाने के बाद वो यू भी हंसती हुई आगे बढ़ती है और कहती है, अब ये आर्टिफैक्ट मेरा हुआ। इतना कह करके वो यू उस आर्टिफैक्ट को लेने के लिए आगे जा रही होती है, तभी हमारा किन्यू भी खड़ा होता है और उस बिडिंग को 2 मिलियन से 3 मिलियन कर देता है। इसे देख करके यू भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। किन्यू भी उसकी ओर देख करके एक इनोसेंट सी स्माइल पास करता है, जिसे देख यू भी गुस्से में अपने मन में कहती है, आखिर इस लड़के की प्रॉब्लम क्या है, इसका इस तरीके से मेरे काम के बीच में अपनी टांग अड़ाने का पर्पस आखिर क्या है। इधर यू ये सब सोच ही रही होती है, जबकि दूसरी ओर वैंग जुआन गुस्से में सोचता है कि आखिर इस लड़के के पास 3 मिलियन गोल्ड कॉइन्स कैसे हो सकते हैं। दूसरी ओर किन्यू की बिड के बाद में मिस वैन भी कहती हैं कि 3 मिलियन हाईएस्ट बिड लग चुकी है और क्या कोई भी 3 मिलियन से ऊपर बिड करना चाहता है। तो इधर मिस वैन की ये बात सुनकर के सभी लोग एक दूसरे के मुंह की ओर घूरने लगते हैं और बिडिंग प्राइस को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। अभी हमारी मिस वैन किन्यू की ओर अपनी एक प्यारी सी फ्लाइंग किस देते हुए सभी लोगों से कहती है कि अब इस केस में इस लेवल का
इमोर्टल आर्टिफैक्ट इस यंग मैन के नाम हो जाता है। इधर दूसरी ओर हमारा किन्यू भी मिस वैन की इस प्यारी सी फ्लाइंग किस को देख करके अपना एक प्यारा सा चेहरा बना रहा होता है। तभी मिस वैन अपनी एक सर्वेंट से अगला आर्टिफैक्ट लाने के लिए कहती हैं और सभी लोगों को बताती है कि आज का हमारा ये सबसे आखिरी आर्टिफैक्ट है, जो कि एक लो ग्रेड की प्रोफाउंड मार्शल आर्ट स्किल है। इतना कहकर के मिस वैन किन्यू के दिए गए उस स्क्रोल को सभी लोगों के सामने ओपन करके दिखाती हैं, जिसके के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है। और फिर वो सभी लोगों को बताते हैं कि इस स्किल का नाम थंडर पाम है। अब इस मार्शल आर्ट स्किल के स्क्रोल के बारे में जान करके सभी लोगों को और भी ज्यादा जोश आ जाता है। फिर मिस वैन बताती है कि इसकी रिजर्व प्राइस हम लोग 5 मिलियन गोल्ड कॉइन्स से स्टार्ट करेंगे, इसलिए अब आप लोग जल्दी से इसकी बिडिंग को बढ़ाना स्टार्ट कीजिए। तो अब इधर मिस वैन के इतना कहते ही सभी लोग जल्दी से उसके लिए बिडिंग बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। कोई 6 मिलियन लगाता है तो कोई 7 मिलियन। तभी वैंग जुआन का भी गुस्से का ज्वालामुखी फट जाता है, वो सीधा 10 मिलियन बिड कर देता है। दूसरी ओर वो मैसेज वाला बंदा भी इस बिड को बढ़ा करके 10 मिलियन से 12 मिलियन कर देता है। इसके बाद वैंग जुआन भी गुस्से में उसकी ओर घूर करके देखता है और उससे कहता है कि हुआंगर, तुम्हारा इस सब को करने का क्या मतलब है? मैंने इस चीज को लेने का पहले ही ऑर्डर कर दिया है। तभी हुआंग भी कहता है कि मुझे अभी अभी यंग मास्टर का ऑर्डर मिला है, इसलिए यंग मास्टर वैंग अब तुम्हें ही पीछे हटना होगा, वरना मैं काफी ज्यादा ऑफेंड हो जाऊंगा। इतना कहने के बाद हुआंग सीधा बिड को 50 मिलियन कर देता है। इसे देख वैंग जुआन भी गुस्से में कहता है कि हुआंग फी, तुम्हारी इस हेल्प के लिए बेहद शुक्रिया, मगर लेकिन तुम मुझसे किन्यू को एक लेसन शिखवाना चाहते हो और तुमने मेरे साथ अच्छा होने का काफी अच्छा नाटक किया, मगर लेकिन अब ये डेल्यूशन एकदम इम्पॉसिबल है। तो अब वैंग जुआन के इतना सोचने के बाद हमारी यू भी हुआंग फी की ओर देखती है और कहती है कि सिर्फ 50 मिलियन गोल्ड कॉइन्स के साथ क्या तुम सच में इस लो लेवल की प्रोफाउंड स्किल्स को लेना चाहते हो? ना कहने के बाद यू अपना हाथ उठा करके 80 मिलियन कहने ही वाली होती है कि तभी किन्यू उसके मुंह पे अपना हाथ रखते हुए उसे शांत करा लेता है और उससे कहता है कि मेरी बात सुनो और इस बिड को और भी ज्यादा मत बढ़ाओ। तो इधर किन्यू के इतना कहने पर यू भी उससे कहती है कि मैं आखिर तुम्हारी बातों को क्यों सुनूं, मैं तो बिड आगे बढ़ाऊंगी ही। इतना कहकर के वो फिर से 8 कहती ही है कि तभी इस बार वो खुद से अपने आप को रोक लेती है, अपने हाथ को ऊपर से नीचे लाते हुए कहती है कि चलो छोड़ो, इसे भूल जाते हैं। तो अब किन्यू भी इसकी बात सुनकर के काफी खुश होता है और उसको कहता है कि तुमने बहुत सही किया। यू भी थोड़ा ब्लेस करते हुए अपने मन में कहती है आखिर मैं इसकी बात को सुनकर के ऐसे कैसे मान गई, क्योंकि इतना सोचते ही दूसरी ओर हमको मिस वैन को दिखाया जाता है। फिर से सभी लोगों से कहती है कि अब जब कोई भी प्राइस को नहीं बढ़ा रहा है तो ये ट्रेजर अब से हुआंग फी का हो जाता है। इधर हुआंग फी भी उस ट्रेजर को लेने के बाद वहाँ पे खुशी के मारे जोर जोर से हंसते हुए कहता है आखिरकार ये लो लेवल प्रोफाउंड ऑर्डर स्किल फाइनली मेरी हो ही गई। दूसरी ओर इधर हमारा किन्यू भी यू के करीब आता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे पहले क्या कहा था? मैं टियानहेन में रहता हूँ और तुम मेरे पास आने के बारे में याद रखना। तो अब इतना कहकर के किन्यू वहाँ से जाने लगता है, साथ ही उससे कहता जाता है कि फिलहाल तो मैं पहले जा रहा हूँ। अब किन्यू के यहाँ से चले जाने के बाद ऑक्शन भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। मिस वैन ऑक्शन खत्म हो जाने के बाद अपने रूम में जाती है, यहाँ पे कि वो किन्यू को देख करके उससे कहती है यंग मास्टर किन, मैं आपका काफी टाइम से इंतजार कर रही थी। तभी किन्यू भी कहता है कि हाँ मैं अभी अभी आया हूँ। मिस वैन काफी ज्यादा खुश होते हुए किन्यू से कहती है यंग मास्टर किन, आपका उस दिन के लिए बेहद बेहद शुक्रिया। तभी किन्यू भी कहता है कि गुड गाय, ऐसा कहा जाता है कि किसी भी बिजनेस में बिना किसी फ्रॉड के लेन देन नहीं होती है, साथ ही मुझे इसकी इतनी कीमत मिलने की उम्मीद नहीं थी। इतना कहने के बाद फिर किन्यू मिस वैन से आगे कहता है डोगू वैनर, अब मेरा तुम्हारे ऊपर एक काफी बड़ा फेवर है। तो अब इधर किन्यू की ये बात सुन करके मिस वैन भी किन्यू के काफी ज्यादा करीब आकर के उसके कान में कहती है कि हाँ सच में तुम्हारा मेरे ऊपर एक काफी बड़ा फेवर है। तो अब इधर मिस वैन की ये बात सुन करके किन्यू भी उनसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो। इतना कहकर के किन्यू अपने हाथ को बढ़ाता है और मिस वैन की कमर को पकड़ते हुए उसे एकदम रोमांटिक पोज में लाते हुए उससे कहता है कि तो क्या मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? तो अब इधर मिस वैन भी किन्यू को अपने इतने ज्यादा करीब देख करके काफी ज्यादा ब्लश करने लगती हैं और उससे कहती हैं कि यंग मास्टर किन, आप आखिर क्या चाहते हैं? तो किन्यू उनके होठों के काफी ज्यादा करीब पहुँच करके उससे हंसते हुए अपना हाथ आगे करते हुए कहता है कि अब तुम मुझे और तंग मत करो और मेरी चीजों को ले आओ। तो मिस वैन भी किन्यू की ये बात सुन करके थोड़ा चौंक जाती हैं और यार हम लोगों का भी इधर मूड खराब हो जाता है, क्योंकि किन्यू ने तो यार पूरे माहौल की एकदम बैंड बजा के रख दी। पर छोड़ो, स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब किन्यू के इतना कहने के बाद मिस वैन अपने पास से एक स्टोरेज रिंग को बाहर निकालती हैं, थोड़ा अपने आप को संभालते हुए उससे कहती हैं कि सब कुछ इसके अंदर है और यंग मास्टर किन्यू ये स्टोरेज रिंग हमारे टियाने ऑक्शन हाउस से आपको एक गिफ्ट के तौर पर दी जाती है। और मिस वैन के इतना कहते ही किन्यू भी उस स्टोरेज रिंग को ले लेता
है और कहता है बुरा नहीं है, ये तो एक मिडिल ग्रेड की येलो ऑर्डर स्टोरेज रिंग है। इतना कहने के बाद फिर किन्यू वहाँ से मुड़ जाता है और मिस वैन से कहता जाता है कि वैसे अगर कभी फ्यूचर में वैंग ज़ुआन आपसे एंशिएंट रूइंस के बारे में पूछता है तो तुम मेरे बारे में याद रखना और मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगा। ना कह करके किन्यू वहाँ से मिस वैन को गुड बाय कहते हुए चला जाता है कि इधर मिस वैन किन्यू के मुंह से एंशिएंट रूइंस के बारे में जान करके थोड़ी बहुत कंफ्यूज होती हैं। तभी यहाँ पे सीन चेंज होता है और हम लोगों को कियाने सिटी के बाजार का सीन दिखाया जाता है। यहाँ से कि किन्यू गुजरते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि मेरी पिछली जिंदगी में मैं डुगू वेनर से मिला था जब वो एंशिएंट रूइंस में से वापस आई थी और उस समय उन रूइंस में वैंग ज़ुआन की साजिशों की वजह से डुगू वेनर को वैंग ज़ुआन के साथ शादी करने पर मजबूर किया गया था। लेकिन ये अफसोस की बात है कि उस बिग मैरिज के बाद में वैंग ज़ुआन ने अपने पूरे गंदे नेचर को उजागर कर दिया और डुगू वेनर की जिंदगी मौत से भी बदतर बना दी। किन्यू आगे कहता है कि अपनी पिछली जिंदगी में कुछ एक्सीडेंट्सों की वजह से मैं तुम्हें उस गंदगी से निकालने में बिल्कुल असफल रहा, लेकिन अब इस बार इस जिंदगी में मैं तुम्हें बचाऊंगा और तुम्हें एक खुला और नीला आसमान दूंगा। तो इधर किन्यू के इतना कहने के बाद हमें अगला सीन रात का दिखाया जाता है। यहाँ पे कि किन्यू अपनी लाई गई सभी पिल्सों का यूज करते हुए कल्टीवेट करके उन पिल्सों की एनर्जी को अपने अंदर एब्सॉर्ब करने लगता है। इसके बाद धीरे धीरे उन सभी पिल्सों की एनर्जी किन्यू की बॉडी में एब्सॉर्ब होने लगती है और किन्यू अपने मन में कहता है कि बॉडी टेम्परिंग पिल्स ऑर्डिनरी फर्स्ट लेवल स्पिरिचुअल वॉरियर एक बार में एक ही पिल ले सकता है, जबकि उसी सेम टाइम पे एक टैलेंटेड वॉरियर 3 पिल्स ले सकता है और कुछ हेवेंस के प्रोफाउंड सन्स फोर्स लगा करके ज्यादा से ज्यादा 10 पिल्स को ले सकते हैं। लेकिन उन लोगों की जगह पर मैं जेरस की पावर्स के साथ मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ एकदम अनबीटेबल है और मैं कम से कम 150 पिल्स को एक ही बार में एब्जॉर्ब कर सकता हूँ और इतनी पिल्स मेरे लिए काफी हैं। तो अब किन्यू इतना कहने के बाद एक फॉर्मेशन टाइप को ओपन करता है और एक ही बार में 150 की 150 पिल्स को एक साथ अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी हम लोगों को एक गोल्डन फायर क्रो की स्पिरिचुअल बॉडी को दिखाया जाता है। इसके बाद उस गोल्डन क्रो की स्पिरिचुअल बॉडी किन्यू के बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने लगती है। इस वजह से किन्यू को वहाँ पे काफी ज्यादा पेन भी होने लगता है और उसकी बॉडी जगह जगह से फटने लगती है, जिसको सहते हुए किन्यू एक जोरदार चीख लगाता है और फाइनली किन्यू उस गोल्डन क्रो की पूरी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेने के बाद गोल्डन क्रो की पावर्स में ब्रेक थ्रू कर ही लेता है। इसके बाद उसके सिर पे जेरस की सील के साथ साथ गोल्डन क्रो की सील भी अपेयर हो जाती है और फिर किन्यू भी एक राहत की सांस लेता है और अपने पास से पिछली बार की तरह एक स्क्रोल बाहर निकालता है। लेकिन इस बार उस स्क्रोल के अंदर गोल्डन क्रो की स्पिरिचुअल बॉडी की इम्प्रिंट होती है, जिसे कि किन्यू जैसे ही टच करता है तो उसे वहाँ पे उस गोल्डन क्रो के नाम के बारे में बताया जाता है, जिसका के नाम 9 लेजेंडरी गोल्डन क्रो होता है। इसके बाद में किन्यू उस 9 लेजेंडरी गोल्डन क्रो की स्पिरिचुअल बॉडी को अपने सामने अपेयर करता है और खुश होकर के उसके सिर पे हाथ रखते हुए उसे छूने लगता है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। तो फिलहाल एपिसोड नंबर 13। तो अब एपिसोड की स्टार्टिंग में किन्यू अपनी फायर की पावर्स को देख करके उनके साथ खेलने लगता है और कहता है कि तुम्हें देखे हुए काफी ज्यादा समय हो गया। 9 हेवनली मिस्टीरियस फायर एक्सटिंग्विश। किन्यू ये सब अपनी उस फायर से कह रहा होता है, जिसके के बाद वो अपनी स्टोरेज रिंग की ओर देखता है और उसके अंदर से वही ब्रोकन इमोर्टल स्पीयर को निकाल लेता है जो कि उसने ऑक्शन से खरीदे थे। तो किन्यू अब इस टूटे हुए स्पीयर को निकालने के बाद अपनी फायर से उसके पास जाने के लिए कहता है। तो किन्यू की बात मान लेने के बाद वो फायर भी उस टूटे हुए स्पीयर के ऊपर आ जाती है, जिसे देख किन्यू कहता है मेरी ये 9 हेवनली मिस्टीरियस फायर एक्सटिंग्विश ये एक इस तरीके की फायर है जो कि किसी भी तरीके की हेवनली चीजों को रिफाइन कर सकती है और अब ये इजीली इस टूटे हुए इमोर्टल वेपन्स की पावर्स को मेरे गॉड ऑफ वार स्पीयर में मर्ज करा देगी, जिससे कि मेरा गॉड ऑफ वार स्पीयर भी एक इमोर्टल वेपन की तरह ही काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो किन्यू के इतना सोचते ही सारा प्रोसेस हो जाने के बाद किन्यू के उस गॉड ऑफ वार स्पीयर से एक आसमान की ओर जोरदार लाइटनिंग रिलीज होती है और फिर हम लोगों को किन्यू का गॉड ऑफ वार स्पीयर को दिखाया जाता है, क्योंकि अब पूरी तरीके से उस इमोर्टल वेपन के साथ मर्ज हो चुका होता है, जिससे कि उसकी शेप और पावर भी काफी हद तक चेंज हो चुकी होती है। किन्यू भी थोड़ी देर उस स्पीयर को देखने के बाद अपना हाथ बढ़ा करके उस स्पीयर को पकड़ लेता है और अपने मन में कहता है कि तो ये कंप्लीट हो गया। इस ब्रोकन इमोर्टल वेपन की रिफाइनिंग के बाद मेरा गॉड ऑफ वार स्पीयर एक ऑर्डिनरी प्रोडक्ट से एक फर्स्ट क्लास इमोर्टल वेपन बन चुका है। किन्यू कहता है कि इस मूवमेंट से मैं फिजिकल रिल्म के 5th लेवल पर एक ही शॉट से इसे तोड़ सकता हूँ। इतना कह करके किन्यू अपने गॉड ऑफ वार स्पीयर को वापस रख लेता है। तभी काफी ज्यादा पावर का यूज कर लेने की वजह से और सारी पावर एग्जॉस्ट हो जाने की वजह से वो वहीं पर अपने
अपनी आंखें बंद करके सो जाता है। जबकि हमें दूसरी ओर अगले सीन में सिटी के साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि कुछ लोग एक पालकी को लेकर के जा रहे होते हैं, जिसके कि थोड़ी देर बाद एक आदमी उसके अंदर से अपना हाथ निकालता है और वो एक बूढ़ा मास्टर होता है। उसको भी किन्यू के वेपन की पावर्स का एहसास होता है और वो अपने मन में कहता है कि क्या वो बूढ़ा आदमी अब चकाचौंध हो गया, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मैंने भी एक फर्स्ट ग्रेड के इमोर्टल वेपन के एसेंस का एहसास किया है। इतना सोचने के बाद फिर वो बूढ़ा आदमी आगे कहता है कि अगर सच में ये एक फर्स्ट ग्रेड इमोर्टल आर्टिफैक्ट है, अब हम लोगों को भी इसको जल्द से जल्द पाने का कोई न कोई रास्ता ढूंढना होगा। अगर लेकिन आखिर टियान्यू सिटी में ऐसा कौन है जो कि एक ऐसे ट्रेजर को डिजर्व कर पा रहा है। इतना कहने के साथ ही वो बूढ़ा मास्टर एक ईवल स्माइल पास करता है। इसके साथ ही अगला सीन हमें डेड सेक्ट का भी दिखाया जाता है, जो कि भाई देखने में भी अपने नाम की तरह ही लग रहा होता है। और डेड सेक्ट में यू और शू अपनी मास्टर के सामने बैठ करके उसको ग्रीट कर रही होती हैं, लेकिन उनकी मास्टर उन्हें देख करके बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, जिसे देख यू और शू दोनों ही काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं। तभी उनकी सेक्ट मास्टर यानी कि हुओ साइरन उनसे कहती है कि यू और वू तुम दोनों ही किंग जियानहे को मारने में नाकामयाब रही। इस बार भी तुम टियान्हे ऑक्शन हाउस में दोबारा से फेल हो गई, इसलिए अब तुम ही मुझे ये बताओ कि इस सब के बारे में मैं तुम्हारे साथ में कैसे डील करूं। तो अपने मास्टर की बात सुन वू कहती है कि सेक्ट मास्टर प्लीज मुझे पनिश कीजिए। तो वू की बात सुन सेक्ट मास्टर वू भी खड़ी हो जाती हैं और वू के पास जाकर के उसकी ठोड़ी पर अपनी उंगली रखते हुए उससे कहती हैं कि तुम दोनों बहनों को मैंने बचपन से ही बड़ा किया है, तो आखिर मैं ऐसे कैसे तुम्हें पनिश करने की हिम्मत कर सकती हूँ। इसलिए मैं तुम्हें एक नया मिशन दे रही हूँ और ये होप करती हूँ कि शायद तुम दोनों इस बार इस मिशन में फेल नहीं होंगी। तो अपनी सेक्ट मास्टर के ऐसे चेहरे को देख करके वो और यू दोनों ही थोड़ा घबराते हुए अपने सेक्ट मास्टर से कहती हैं कि तो फिर सेक्ट मास्टर प्लीज आप उसके बारे में हमें बताएं। तो सेक्ट मास्टर वो उनसे कहती है कि जिस पर्सन ने तुम्हारे उन कामों में तोड़फोड़ की थी, जिसका के नाम किन्यू है, वो किन फैमिली की डिवाइन स्वॉर्ड डायनेस्टी का एक लड़का है। उसने ली जियानहे को मार डाला और फोर्सफुली हमारे टियान्हे डायनेस्टी में आ गया है। इसीलिए इमोर्टल क्लैन के जाओ ने किन्यू को अरेस्ट करने के इमोर्टल ऑर्डर को जारी किया है, इसीलिए अब मैं उसे तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। तो अपनी सेक्ट मास्टर हुओ की ये बात सुनकर के वू और यू दोनों ही समझ जाती हैं और जल्दी से वहाँ से चली जाती हैं। तो उनके चले जाने के बाद सेक्ट मास्टर वू काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहती हैं कि ये दोनों की दोनों ही बिल्कुल वेस्ट हैं और अब अगर ये दोनों इस छोटे से काम को भी नहीं कर पाती हैं तो ये मेरा काफी बड़ा लॉस हो जाएगा, क्योंकि मैंने इतनी सालों से इन दोनों के ऊपर इन्वेस्ट किया है और अगर वो इस बार भी फिर से चूक गईं तो मुझे डर है कि अब मुझे उनकी वजह एक नए बीज के ऊपर इन्वेस्ट करना होगा। इतना कह करके सेक्ट मास्टर वू अपना एक ईवल सा फेस बनाते हुए वहाँ से वापस अपने रूम की ओर चले जाती हैं। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि किन्यू के गेस्ट हाउस के बाहर जियाओ उसके बाहर आने का इंतजार कर रही होती है। तभी थोड़ी देर बाद किन्यू भी उवासियां लेते हुए बाहर निकल आता है और जियाओ से कहता है कि मिस क्या मैटर है, तुमने मुझे इतनी सुबह सुबह क्यों बुलाया है। तो किन्यू की बात सुनकर के जियाओ उसकी ओर आगे बढ़ने लगती है और उससे कहती है कि तुम इस टियान टियान इन में नहीं रह सकते और आज के बाद तुम मेरे टाउन के साउथ पैलेस में रहोगे। तो जियाओ की ये बात सुनकर के किन्यू भी उससे कहता है कि माई फियोंसी क्या तुम्हें मेरी याद आ रही है। तो किन्यू की बात सुन जियाओ भी काफी ज्यादा ब्लेस करते हुए उससे कहती है कि तुम ये सब क्या बकवास कर रही हो और क्या तुमने कल ऑक्शन हाउस में हुआंगफी के ब्रोकन आर्टिफैक्ट को खरीदा। और ना सिर्फ तुमने इतना किया बल्कि तुमने शार्प शूटर वैंग जुआन को भी काफी ज्यादा ऑफेंड कर दिया है और अब वैंग जुआन और हुआंगजी अब तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं रही है। और वो तो अच्छा है कि तुम अभी तक ठीक हो, जबकि तुमने उन दोनों को इतना ज्यादा ऑफेंड कर दिया है, वो दोनों अब तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। तो अब इधर जियाओ की ये सारी बातें सुनकर के किन्यू भी हंसते हुए उसके सिर को सहलाने लगता है और उससे कहता है ओ तुम इतना ज्यादा क्यों डर रही हो, वो दोनों आदमी मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो इधर किन्यू के ऐसा करते हुए जियाओ भी जल्दी से पीछे हटती है और गुस्से में उससे कहती है कि ना सिर्फ इतना है, डेड सेक्ट ने डिवाइन स्वॉर्ड डायनेस्टी के टास्क को ले लिया है और वो जल्द से जल्द किसी न किसी को तुमको मारने के लिए यहाँ पे भेजने वाले हैं। तुम्हें क्या कुछ भी इस सिचुएशन के बारे में समझ में आ रहा है। तो अब जियाओ को इतना ज्यादा परेशान देख किन्यू जियाओ के कंधे पर अपना हाथ रखता है और उसे अपने साथ घुमाने ले जाते हुए उससे कहता है कि मैं किसी से भी नहीं डरता, इसलिए अब तुम भी किसी से मत डरो और मेरे साथ मुझको कंपनी देने के लिए चलो, हम लोग अभी टियान्हे सिटी में घूमने के लिए चल रहे हैं। तो जियाओ कहती है कि आखिरकार मुझे ये भी नहीं पता कि आखिर मैं तुम्हारे बारे में क्या करूं। तो अब जियाओ के इतना कहने के बाद हम लोगों को किन्यू और जियाओ को बाजार में घूमते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वो लोग मार्केट में घूमते हुए कुछ खाना खा रहे होते हैं। साथ में वहाँ पे तमाशा दिखाते
चलाते हुए आदमी को भी देखते हैं। फिर बाद में वो लोग काफी ज्यादा फन करते हुए वहीं पर घूमने लगते हैं। इसके थोड़ी देर बाद उन दोनों के सामने एक लड़की खड़ी होती है, जिसे देख जियाओ काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहती है कि आखिर ये कौन पर्सन है। तो अब जियाओ के इतना सोचने के बाद हमें मिस वैन को दिखाया जाता है, क्योंकि वहीं पे खड़ी आराम से अपनी स्मोक कर रही होती हैं। अभी जियाओ को भी उसका फेस नजर आता है और वो कहती है कि ये तो टियानह्यू ऑक्शन हाउस की डुगू वैनियर है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये तो सच में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो अब इधर जियाओ शर्माते हुए अभी भी मिस वैन को ही देख रही होती है। तभी किन्यू भी जियाओ को देखते हुए उससे कहता है कि हाँ, अगर मैं तुम्हें फिर से देखूं तो रियली में ये कहना काफी ज्यादा हार्ड है। तो किन्यू को ऐसा कहता हुआ देख जियाओ भी शर्माते हुए उसे चुप रहने के लिए कहती है। तभी किन्यू मिस वैन की ओर देखता है और उनको हेलो करता है। तभी मिस वैन भी उन दोनों से कहती है प्रिंसेस जियाओ युन और यंग मास्टर किन आपको देख करके काफी ज्यादा खुशी हुई। जियाओ भी काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है कि सिस्टर वैनियर, आपको देखे हुए और आपसे मिले हुए काफी ज्यादा साल हो गए, आखिर आप इतनी ज्यादा रस्टी क्यों हो गई? क्योंकि अच्छा रहेगा कि आप मुझे सिर्फ जियाओ यू ही कहें। जियाओ की बात सुन मिस वैन भी हंसते हुए कहती है कि ठीक है सिस्टर यूएल। और इसी सीन के साथ हम लोगों का ये वाला एपिसोड यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और इसकी नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए मेरे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। शुक्रिया एंड मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।